नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आरआरबी ग्रुप डी का मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोग को 70 साइंस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन होगा जो अभी जो लेवल जिस तरह से पूछा जा रहा है ग्रुप डी का, और जो पैटर्न जिस तरह से है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को सब बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। कब अधिक होती है, ये आपको बताना था। जब उसे खींचा जाता है, जब उसे संपीड़ित यानी कि उसको कंप्रेस किया जाता है, जब उसे खींचकर छोड़ दिया जाता है, या फिर जब उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा दोनों, ए और बी। देखो इसका जो आंसर होगा, जब स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं, खींच के रखते हैं, स्प्रिंग को जब खींच के रखते हैं तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्स में होता है, ठीक है। और जब हम लोग स्प्रिंग को इसी तरह से स्प्रिंग को अगर हम लोग दबा देते हैं तो भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आंसर सही हो जाएगा आपका। उसे खींच के रखा जाता है तब भी, और जब उसे कंप्रेस किया जाता है तब भी, दोनों स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट है, विराम में किसी वस्तु के पास होता है। तो विराम में किसी वस्तु के पास क्या होता है? ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, संवेग होता है यानी कि मोमेंटम होता है, चाल होता है यानी कि स्पीड होता है, या फिर वेग होता है यानी कि वेलोसिटी होता है। तो आपको बताना है कि चारों में से कौन सा होगा। तो आपको बता दें कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में रहता है तो उस पर एनर्जी रहता है, या तो कौन सा एनर्जी रहता है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी रहता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा। इसमें एनर्जी रहता है, और वो भी कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 वाट की दर से 520 जूल कार्य करने में समय लगेगा। तो आपको पूछा गया टाइम कितना लगेगा। तो 20 वाट पावर आपका दे रखा है, कितना है? 20 वाट है। वर्क डन दे रखा है आपको, या खाली जगह पे बनाते, तो पावर दे रखा है आपका कौन सा? 20 वाट दे रखा है, ठीक है। और वर्क डन दे रखा है कितना? 520 जूल दे रखा है, ठीक है। तो आपको टाइम पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन तय की गई। मतलब पावर क्या होता है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहा जाता है। ये तो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति में पढ़ा जाता है। और ऐसे में देखें तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो यही होता है वर्क डन का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे सब वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। तो पावर मेरे को दे रखा कितना? 20 वाट का। यहाँ पे 20 वाट पुट कर दो। और तो पावर की जगह पे 20 वाट, यहाँ पे लिखने का जगह नहीं हो रहा है ना एक्चुअली में। यहाँ देखिए, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 20 वाट लिखते हैं पावर की जगह पे। तो 20 वाट, और वर्क डन है 520 जूल। तो हमको टाइम निकालना, तो टाइम को इस ओर ले जाएंगे तो पावर नीचे आ जाएगा, यानी कि पावर आ जाएगा 20 में। ये कटेगा, इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 26 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए यही वाला यहाँ पे बनाया हुआ है, आप लोग एक बार फिर से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे नीला होता है यानी कि ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। तो ब्लू विट्रियोल किसको कहा जाता है आप लोग को पता है? तो कॉपर सल्फेट को कहा जाता है ब्लू विट्रियोल। कहाँ पे देख लो, तो इसका आंसर हो जाएगा CuSO4 को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, घरों में लगने वाले फ्यूज तार, जो हम लोग घरों में आमतौर पर लगाया जाता है फ्यूज तार, घरों में लगने वाले फ्यूज तार किससे बना होता है? अच्छा, किससे बना होता है ये आपसे पूछ दिया है ना, तो ठीक है। तो घरों में जो लगने वाला फ्यूज तार होता है वो बनता है टीन से और लेड से, प्लम्बम से, ठीक है। लेड से और टीना से, यानी शीशा से और टीना से बनता है ये वाला। तो अच्छा, इसमें क्या होता है? इसका परसेंटेज जो होता है, लेड का जो परसेंटेज होता है यानी शीशा का जो परसेंटेज होता है वो होता है 20 से लेकर के 25% तक। देखिए परसेंटेज ना हर एक, यहाँ घर वाला में डोमेस्टिक में मैं बता रहा हूँ। और इसका अब यहाँ से देख दो 20, 80, 75 to 80% होता है टीन का परसेंटेज। तो अब इस तरह से अगर परसेंटेज भी पूछेगा तो इसी तरह परसेंटेज कुछ गैप में ही देगा, ऐसा नहीं कि पूरा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, ठीक है। क्योंकि ये बदलते रहता है, इंडस्ट्री में कुछ होता है, घरों में कुछ होता है, सबका अपना अपना फ्यूज का ये होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? टीन और शीशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिश्र धातु ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा और गामा किरणों में किसका द्रव्यमान यानी कि मास सबसे अधिक होता है? तो आपको सबसे पहले तो हम बता दें कि अल्फा लिखो, बीटा लिखो और गामा लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया मास, तो सबसे ज़्यादा मास होगा किसका? अल्फा का, उससे कम होगा बीटा का, और सबसे कम हो जाएगा गामा का। अब यहीं पे स्पीड का ले लो, तो स्पीड की अगर बात करें तो जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका स्पीड कम रहता है। तो सबसे ज़्यादा ये बीटा तो हमेशा बीच में ही आ जाएगा, ठीक है। और गामा, तो गामा की स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, बीटा का उससे कम होगा, और अल्फा का सबसे कम हो जाएगा। मास में सबसे ज़्यादा बड़ा अल्फा, और स्पीड में सबसे कम अल्फा, सबसे ज़्यादा स्पीड में गामा का वैल्यू होता है, ठीक है। और भेदन क्षमता जिसको पेनिट्रेटिंग पावर जिसको बोलते हैं, गामा का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है बीटा का, और सबसे कम होता है अल्फा का, ठीक है। तो तीनों हम बता दिए, ये तीनों में से कोई एक पूछेगा जरूर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अल्फा का मास सबसे ज़्यादा होता है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए पृथ्वी जैसे बड़ा कोई भी ग्रह हो, पृथ्वी में रहा या फिर कोई भी ग्रह रहा, उन सब का आयु अगर हम लोग निकालेंगे तो उसको कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग यूरेनियम डेटिंग से निकालते हैं। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग से इसका आयु को पता लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लाइकेन किसके बीच सजीवी संबंध बनाता है। तो लाइकेन जो होता है वो बनाता है शैवाल और कवक के बीच में सजीवी संबंध को बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है। देखिए फ्लावर है, हम बताए थे आप लोग को, तो जो फूल रहता है, ठीक है, ये रहा फूल। अब इसका कौन सा भाग बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे नीचे में इस तरह से हरा हरा गुलाब का फूल हम बताए थे कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर का रहता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बाह्य दलपुंज। ठीक है, और इसी का नाम है सेपल। आप लोग को बाह्य दलपुंज अगर नहीं समझ में आ रहा तो सेपल। ठीक है, हम आपको बताए थे कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गायनेसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गायनेसियम। ठीक है, तो ये जो कैलिक्स होता है ना, कैलिक्स पूरे यूनिट को बोलते हैं कैलिक्स। जितना जो अभी हम फ्लावर बनाए थे, ठीक है, फिर से एक बार बना देते हैं। ठीक है, ये रहा मान ली कोई फ्लावर। अब फ्लावर जो बनाए थे तो ये वाला जो है इस टोटल को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स और एक यूनिट को बोलते हैं सेपल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य दलपुंज या फिर सेपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी हाथ को पीछे की ओर खींचता है, यह न्यूटन की गति के कौन सा नियम को दर्शाता है। आपको बताना था कि कौन सा नियम को दर्शाता है। तो देखिए ये जो होता है ना, ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम को दर्शाता है। होता क्या है, आप लोग पढ़ेंगे कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। यानी कि जो लगने वाला बल होता है, बल के बराबर होता है कि संवेग में परिवर्तन है, मोमेंटम में जब परिवर्तन होता है कि दर मतलब जो नीचे में टाइम से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब कोई गेंद इधर से आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, अब यहाँ पे कोई हाथ है, ठीक है, ये हाथ इसको पकड़ेगा। जब ये पकड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक लगने वाला जो टाइम था, जिस टाइम पे रहा, अब अगर हम हाथ को यहाँ तक खींच के T1 टाइम ले आते हैं तो अब मेरे पास टाइम खींचने से टाइम मेरे पास कितना हो गया, T + T1 हो गया। यानी कि अब टाइम मेरे पास बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए फोर्स जो है ये मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम T से T1 हो जा रहा है, जब हम खींच रहे हैं हाथ को, तो जब टाइम को T से T1 कर दे रहे हैं, यानी कि टाइम मेरे पास अब ज़्यादा लग रहा है। अब जब ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम होगा। इसी कारण से खिलाड़ी पीछे के हाथ को खींचते हैं ताकि उसको जो टकराएगा, जिससे जो लगेगा उसको चोट कम लगेगा, इस कारण से खींच लेता है पीछे की ओर। और ये संवेग में परिवर्तन की दर कौन सा नियम बता रहा है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा। तो देखो आप लोग सबको जानते होंगे लैक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगा। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस पर दाब बढ़ाने पर क्या होता है। देखिए गैस है, अब मान लीजिए कोई यहाँ पे एक कंटेनर, उसमें हम गैस भरे हैं, अब यहाँ पे हम दाब को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम दाब लगा रहे हैं, तो जब दाब लगता है तो इसका वॉल्यूम तो कम हो जाता है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। लेकिन ठीक है, जैसे वॉल्यूम चेंज होगा, यानी कि वॉल्यूम पहले मान लिया था यहाँ तक वॉल्यूम था, यहाँ से यहाँ तक एक्स वॉल्यूम है, अब ये वॉल्यूम घट के x - y हो गया। यानी कि अब घट के इसका जो पहले ऐसा समझते ना, वॉल्यूम जो था इसका v था, अब इसका वॉल्यूम v1 हो गया, जो कि पहले ज़्यादा वॉल्यूम था, अब ये दब गया। इसको और अच्छा समझाते दो कंटेनर बना के। ठीक है, यहाँ पे एक, ठीक है, अब ये इधर से पुश हो रहा है। ठीक है, अब ये पहले इतना था वॉल्यूम, इसका था v वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे हम दबा के इसको एकदम बिल्कुल यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम हो गया v1। तो इसका क्या हो गया, अब देखो वॉल्यूम यहाँ से घट के यहाँ तक आ गया, यानी कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम तो घट जाता है, इतना पता है कि वॉल्यूम घट जाएगा। लेकिन इसका जो घनत्व है, डेंसिटी तो बढ़ जा रहा है ना। किसी भी चीज़ को दबाएंगे तो उसका जो अणु है सामने आ जाएगा। पहले अणु दूर में था, अब इसका अणु जो है सामने आ गया आइटम। ठीक है, अब जब इसका आइटम सामने आ गया तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, तो गैस पर दाब बढ़ाने पर क्या होता है, आयतन बढ़ जाता, नहीं आयतन घट जाता है। आयतन घट जाता, बिल्कुल आयतन घट जाता, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ताप बढ़ जाता, द्रव्य ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयतन घट जाता है। इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम जो घट जाएगा। और अगर दिया रहेगा कि डेंसिटी पे क्या होता है, तो डेंसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए यह चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि गैस पर दाब बढ़ाने से उसका आयतन घटता है, घनत्व बढ़ता है और अणु पास आ जाते हैं, जिससे वह द्रव जो है ना द्रवीकृत हो जाता है और लिक्विड बन जाता है और इसका घुलनशीलता भी बढ़ जाता है। और यह बॉयल के नियम यानी कि आयतन और दाब का व्युत्क्रमानुपाती संबंध और हेनरी के नियम यानी कि घुलनशीलता के नियम को आधारित हो। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा सही जवाब क्या, आयतन इसका घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब जिंक सल्फेट के अच्छा हम बताए थे एक चीज़ आप लोग को, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसी बार 2025 में ही। ठीक है, कि जहाँ पे भी आप लोग सल्फेट देखिएगा वहाँ पे उसको भून देना, यानी कि इसको भर्जन कर देना, रोस्टिंग कर देना। इसका आंसर एकदम देखते ही इसको आपको मानना था कि जिंक सल्फाइड अयस्क को
ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन यानी कि रोस्टिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, हम कई बार समझा भी चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सिलियरी मांसपेशियों के संकुचन पर लेंस क्या होता है? देखिए ये होता है सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है, इस तरह से पकड़ा रहता है लेंस को, ये रहा लेंस आँख का, ठीक है, ये रहा आँख का, इस तरह से समथिंग कुछ करके रहता है, ठीक है। हम थोड़ा ज़्यादा मोटा मोटा बना दिए इसलिए। तो ये रहा लेंस, ये रहा सिलियरी मसल्स। अब जब ये सिलियरी मसल्स, सिर्फ हम सिलियरी मसल्स को बनाते हैं, ठीक है, जब ये सिलियरी मसल्स जो होता है इस लेंस पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये लेंस दबाएगा तो इसको, तो लेंस इस तरह से मोटा हो जाता है, और जब मोटा होता है तो सामने की वस्तु को हम लोग स्पष्ट दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मोटा हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है? लेंस मोटा हो जाएगा और हमको सामने की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ यहाँ पे लिखा, आप लोग एक बार देख लेना। धातु कार्बोनेट, कोई भी धातु का कार्बोनेट, ठीक है, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बना था, आपको यह बताना था, ठीक है। तो जब धातु या कोई भी धातु ले लो, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे जैसे कि दिया भी गया है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। जब सोडियम कार्बोनेट को हम लोग कोई अम्ल HCl के ले लेते हैं, ठीक है, HCl को ले लिए, ठीक है। जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl जिसको नमक बोलते हैं, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में आपको जो भी देगा इस सब तीनों में से आप एक बार देख लेना। देखिए यहाँ पे क्या दिया ऑप्शन में, आपका लवण बनता है बिल्कुल, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ये तीनों ही दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट जो संवेग संरक्षण का गया, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, या फिर न्यूटन की गति के तीसरे नियम, थर्ड लॉ के अनुसार कार्य करता है। दोनों में से कोई भी देगा आपको बना देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की प्रतिकृति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए डीएनए का जो प्रतिकृति होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आनुवांशिक रूप से समान प्रतिलिपि बनाना, ठीक है, अपने जैसा समान प्रतिलिपि बनाना, ठीक है, ताकि आगे से आगे जनरेशन तक जा सके। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम सल्फेट से कौन सा सफ़ेद अवक्षेप बनता है? जब सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। आपको बताना कि ये जो सफ़ेद अवक्षेप होता है, प्रेसिपिटेट होता है, इसका क्या नाम है? तो जब सोडियम है ना तो इसका बन जाता है बेरियम सल्फेट बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बेरियम सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने सबसे पहले कौन सा नियम दिया था? अच्छा देखिए, मेंडल ने सबसे पहले कौन सा नियम दिया था? तो मेंडल ने, यहाँ पे समझते बढ़िया से, आप लोगों को समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए मेंडल ने क्या किया था, सबसे पहले मेंडल ने मटर का पौधा लिया और उसको क्रॉस करवाया। जब क्रॉस करवाया तो उसने देखा कि जो पहला क्रॉस करवाया था उसको बोला गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसी को बोला जाता है प्रभुत्व का नियम। इसमें क्या हुआ कि जब देखा ना, उसने करवाया था एक बड़ा लंबा मटर का पौधा लिया और एक छोटा मटर का पौधा लिया, अब दोनों को क्रॉस करवा दिया। जब क्रॉस करवाया तो जो पहला जो नियम दिया जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभुत्व का नियम, उसमें क्या देखा कि सारा जितना भी पौधा था सब लंबा लंबा बना। एक भी, जब उसके दिमाग में आया कि हम तो एक बोना पौधा भी दिए थे, उसका कहीं पता नहीं था, तो ये क्या हो गया कि ये जो, अब देखो इसको इस तरह से समझते, इसको दिया था नाम TT और TT, इस तरह से नाम दे दिया था, ठीक है। तो ये जो T था ये स्मॉल t को दबा दिया, डोमिनेट कर दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, यानी कि प्रभुत्व का नियम। इसको दबा दिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक साथ आ गया था, T और T और फिर T और T इस तरह एक साथ आ गया। जब एक साथ आ गया तो बड़ा वाला आगे निकल गया, मतलब इसका गुण आ गया पौधा में और इसको दबा के रख दिया। लेकिन फिर से क्या किया, फिर से इसको क्रॉस करा दिया, जो उस नियम को बोला गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। जब दूसरा बार क्रॉस करवाया तो उस नियम को बोला गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम, यानी कि अलग अलग हो गया। अब इसमें क्या हुआ, जब T और T को फिर से करवाया गया, मतलब ये T और ये T और फिर ये T और ये T को करवाया गया। जब हम इसको अनुवांशिकता पढ़ाएंगे तो बढ़िया से क्लियर करवा देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जब इसको क्रॉस करवाया गया दोनों के बीच में, तो फिर क्या हुआ, ये TT अलग हो गया और ये TT अलग हो गया, यानी कि इसका जो गैमेट है ये अलग अलग हो गया। अब यानी कि अब जो है पौधा लंबा भी बना और छोटा भी बना, यानी कि बोना भी बना। अब इसी नियम को बोला गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आपको पूछा गया पहला नियम, तो पहला नियम है क्या, प्रभुत्व के नियम, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए नेक्स्ट देखिए, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा। अच्छा दर्पण दे रखा, अवतल दे रखा, तो दोनों इधर बनेगा, ठीक है, फोकस भी इधर रहेगा और वस्तु भी इधर ही रखाएगा। चलिए तो जब दोनों दर्पण के साथ ही साइड बनेगा तो फोकस भी हो जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी यू भी हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे बना के रखें। अब हम लोग को मालूम है कि दर्पण का फॉर्मूला क्या, तो 1/f
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, आप देखो हमको पूछा गया है कि प्रतिबिंब यानी कि इसका स्थिति क्या होगा, तो हम इस चीज़ को उठा के पूरा इधर ले आते हैं, तो क्या होगा 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम बना दिए क्योंकि हम लिखने में हमको दिक्कत हो रहा है। यहाँ देखिए कहाँ पे हम लोग थे, हाँ देखिए जब हम लोग इतना हो गया, अब जब हम लोग इसको इस ओर ले आते हैं, किसको, जब 1/u को इस ओर ले आते हो तो माइनस का 1/u प्लस का 1/f बराबर 1/v हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबका वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 1/v बराबर 1/20 क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/-20, तो ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे प्लस हम लिख दिए। ठीक है, अब फिर देखो प्लस में प्लस 1/40, अब यहाँ माइनस का 40 है, माइनस और प्लस मिलके यहाँ पे माइनस कर देगा, वो आप यहाँ पे ये वाला माइनस हम लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/v बराबर, अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे में 40 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा ये 20 दूनी 40 और यहाँ पे माइनस का 1, 2 में से एक जाएगा 1/40। ठीक है, ये प्लस में आएगा। अब देखो 1/v का मान आ गया इतना, तो v का मान आ जाएगा कितना 40 और ये पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव करने का मतलब क्या है कि अवतल दर्पण में वस्तु पॉजिटिव कब होता है, जब हम पोल और f के बीच में वस्तु को रखते हैं, और ये बनता किधर है, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये वाला धनात्मक चिन्ह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और आभासी बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, आप लोग को कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है। राइट हैंड रूल जो होता है, जिसको थंब रूल भी बोला जाता है, अगर एक इस तरह से तार है और करंट का जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है, और अगर हम अपने हाथ को इस तरह से, अंगूठा को इस तरह से रखेंगे तो अंगूठा बताएगा कि किसको बताएगा, अंगूठा दर्शाएगा, ये बताएगा करंट के फ्लो के डायरेक्शन को, और ये जो मुड़ा हुआ उंगलियां है ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, थंब रूल जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रेरित धारा को बताता है। ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर जी का मान सबसे कम कहाँ पे होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो सबसे ज़्यादा होता है पोल पे मैक्स होता है। ठीक है, और सबसे कम पृथ्वी पे, जीरो नहीं, सबसे कम कहाँ पे होगा, भूमध्य रेखा पे, और जीरो कहाँ होगा, बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर पे होगा। सेंटर मतलब एकदम अंदर पे, कोर पे जहाँ पे रहता है। ठीक है, वहाँ पे। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा शिकार कैसे पकड़ता है। तो अमीबा का शरीर कोई फिक्स नहीं रहता, किसी भी आकृति का हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको शिकार पकड़ना रहेगा तो फिर ये अपने शरीर को इस तरह से डिजाइन बना देता है। ठीक है, इस तरह से डिजाइनदार कुछ बना देगा। अब ये जो निकल गया ये इसको बोला जाता है सूडोपोडिया, और ये सूडोपोडिया से ही पकड़ता है। ठीक है, अब इसको इस तरह को खोल देता है। अब जो भी कोई भी शिकार यहाँ पे आएगा और फिर इसको बंद कर लेगा और फिर इसको अंदर ही घुसा लेता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सूडोपोडिया का शिकार करने का क्या होता है, सूडोपोडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्बनिक यौगिक के दहन से क्या बनता है। जब भी कोई कार्बनिक यौगिक को हम लोग दहन करते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है तो कार्बन, और जल निकलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अभिक्रियाशील क्यों होता है। देखिए इसलिए होता है ना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये जो होता है ये पाई बॉन्ड से मिलकर बना होता है, और पाई बॉन्ड तुरंत टूट जाता है। ठीक है, जबकि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल सिग्मा, और इस तरह से डबल बॉन्ड इस तरह से करो, इस तरह दे दो तो पाई बन गया। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को भी इससे कर दो तो पाई बन गया, 2 पाई इसमें बन जाएगा। तो याद रखने का तरीका है, और ये सिंगल से सिग्मा याद रख लो, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, जिस कारण से सिग्मा बॉन्ड जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड की तुलना में, इसी कारण से ये टूट जाता है और अपना फिर वास्तविक स्थिति यानी कि सेचुरेटेड यानी कि जो होता है सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड में आने की कोशिश करता है, इस कारण से ये जल्दी टूटता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होता है, क्यों होता है, क्योंकि दोहरा और तीहरा बंद होता है। इसमें दे रखा बॉन्ड के बारे में, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर दे देगा आपको पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वाहन द्वारा तय की दूरी मापने का यंत्र क्या है। तो देखो वाहन के द्वारा जो तय की गई दूरी होता है देखिए 2 चीज़ आप लोग यहाँ पे समझिए। एक तो होता है, देखिएगा आप लोग जो बाइक चलाते हैं तो इस तरह से गोल गोल होता है, अभी तो डिजिटल वाला आ गया दिखाता है, और यहाँ पे कांटा इस तरह लगा रहता है। तो जैसे आप स्पीड चलाओगे तो देखना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कांटा दिखाता है। तो ये जो दिखाएगा एट ए टाइम जब तुम चल रहा है और वो कांटा दिखा रहा है कि 60 किलोमीटर में चल रहा है, फिर घट गया तो 50 किलोमीटर आ गया, फिर बढ़ा दिया तो 80 किलोमीटर हो गया, ये दिखाता है स्पीडोमीटर, यानी कि आपकी स्पीड को दिखाएगा, स्पीडोमीटर स्पीड को दिखाएगा। लेकिन जो दूरी कितना तय किया, मान लीजिए हम अपने घर से निकले और 50 किलोमीटर हमको दूर जाना है, अभी मेरा गाड़ी 70 किलोमीटर चला और 50 किलोमीटर और जोड़ दिए, ठीक है, तो 120 किलोमीटर हो गया। अब ये जो 120 किलोमीटर अब जो दिखाया यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या दिखाएगा, ये दिखाता है किसमें, ओडोमीटर में। ठीक है, ओडोमीटर इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 kg वस्तु को 2 मीटर
कि ऊंचाई से गिराने पर अंतिम वेग क्या होता है। देखो इस चीज़ को समझो जरा, जब भी एकदम एक चीज़ याद रख लो, जब भी कोई वस्तु को ऊंचाई से गिराता है तो एक फॉर्मूला लगाना, क्या, तो जो अंतिम वेलोसिटी होगा वो होगा √2gh, एकदम इसको लगाना, ठीक है। ये कैसे आता है देखना, यहाँ पे जब यहाँ पे वस्तु को होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh जो होता है ना, यहाँ पे मैक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे mgh जो होता है ना ये मैक्सिमम होता है, और जबकि यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, जबकि काइनेटिक एनर्जी होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे जब वस्तु गिरता है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स पे होता है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अब बोला गया कि फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पर कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जब मैक्स हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, ½ mv² होता है, और फिर जब स्टार्टिंग में था तो पोटेंशियल एनर्जी, तो इज इक्वल टू दोनों को बराबर कर दो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। तो ये m से ये m खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो 2 है ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि v ½ mv² होगा ना, हाँ ठीक है। तो ये 2 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, इस 2 को हटाएंगे तो √2gh हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी से, अगर फॉर्मूला भूल जाओगे तो इस तरह से आप लोग करके बना लेना, ठीक है। तो अब इसी को फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर दो, देख लो कितना आ रहा है, यहाँ तो बना हुआ है, ठीक है। तो 10 kg के √2gh होता है, 2gh, तो 2 गुने g का भाग मान रख दो 9.8, और h कितना दे रखा है, 2 मीटर है ना, तो 2 मीटर, और इसको पूरा रूट में लगा दो। ये जो 10 kg दे रखा है आपको सिर्फ घुमाने के लिए दे रखा था, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर दो, 6.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। चलिए, गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है, तो गोल्जी बॉडी का कार्य होता है ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, किसको कहाँ भेजना है ये दिखाता है, लिपिड और जो प्रोटीन के सिंथेसिस करता है, ठीक है, पैकेजिंग करता है, माफ करना, और ये काम करता है पैकेजिंग का, किसका, लिपिड और फैट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप में समान होता है, आइसोटोप में समान होता है। हम बताए थे कि आइसोटोप में क्या समान होता है, तो परमाणु संख्या समान होती है, यानी कि प्रोटोनों की संख्या समान होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है, परमाणु संख्या समान होता है। देखना याद रखना, प्रोटोनों की संख्या समान होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है, और परमाणु संख्या समान होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर समान होता है, ठीक है। ये तीनों समान होता है, याद रख लेना। जबकि मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पे देख लो जो भी दिया गया, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होगा, द्रव्यमान संख्या नहीं होगा, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा, परमाणु भार तो होगा ही नहीं, तो इसका प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। एटॉमिक नंबर देता तो एटॉमिक नंबर कर देते, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देता तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मार देना था। यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग एक बार देख लेना। चिकनी पेशीय, यानी कि स्मूथ जो टिश्यू होता है, चिकनी पेशीय उत्तक से नहीं बना होता है, ठीक है। तो आंत बनता है, रक्तवाहिका बनता है, मूत्राशय भी बनता है, लेकिन जो हृदय होता है ना वो कार्डियक मसल से बना होता है, ठीक है, कार्डियक मसल से बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा हृदय, यानी कि हार्ट। वाष्पीकरण इवेपोरेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो देखिए वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, बिल्कुल एक सतही प्रक्रिया है। इसका कोई भी जो मान लीजिए कहीं पे अगर हम पानी रख दिए तो ये सतही इस तरह से वाष्पीकृत होगा, ठीक है। वाष्पीकरण सभी तापमान पर हो सकता है, हाँ वाष्पीकरण सभी तापमान पे हो सकता है, चाहे 5 डिग्री पे रखो चाहे आप 60 डिग्री पे रखो, वाष्पीकरण होगा, ठीक है। वाष्पीकरण एक तीव्र प्रक्रिया है जो केवल क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, नहीं वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं, किसी भी टेम्परेचर पे होता है, तो ये तो गलत हो गया। और आपसे गलत कथन ही पूछा था, तो यही हो जाएगा इसका सही जवाब। वाष्पीकरण के कारण शीतलता मिलता है, बिल्कुल हाँ, कूलनेस लगता है हम लोग को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की कुल संख्या क्या होता है, तो मास नंबर के बराबर होता है। ये सबको देखना नहीं, आगे बढ़ते। प्रत्यावर्ती प्रक्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रित करता है, कौन करता है हमारे शरीर में रिफ्लेक्शन, तो मेरुरजी यानी कि स्पाइनल कोड करता है, ठीक है, स्पाइनल कोड। पानी में रखा सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से उठा हुआ यानी कि उथला हुआ दिखाई देता है, क्यों, इसका रीजन है क्या है, इसका रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखो वस्तु की चाल जो होता है ना वो समान ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थिर रहता है, ठीक है, स्थिर रहता है। तो अच्छा एक्सेलरेशन पे क्या होगा, एक्सेलरेशन भी स्थिर रहेगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहता है। अच्छा वेलोसिटी पे क्या होता है, तो वेलोसिटी चेंज होते रहता है, सिर्फ वेलोसिटी इसका चेंज होता है, एक्सेलरेशन और स्पीड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है ये आपको बताना था। तो जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस का अभिक्रिया करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन से पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का है। मानव में लिंग निर्धारण किसके कारण होता है, तो पिता के वाई क्रोमोसोम के यानी कि गुणसूत्र के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग में प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तन होता है, तो रिफ्लेक्शन किसके सबसे ज़्यादा किस पे होता है, तो ये होता है लेंस कोट
कोर्निया पे होता है, ठीक है। तो जो इंसान का जो कोर्निया होता है यानी कि सबसे बाहरी वाला जो हम लोग देखते हैं उसी पे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, किसका? लाइट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्निया का अपवर्तनांक कितना होता है? आप लोग को पता होगा कि कोर्निया का अपवर्तनांक म्यू कितना, तो 1.44 होता है इसका अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जो होगा ना, आप पूछेगा शायद, क्योंकि ये पूछा अभी बहुत कम है, और अपवर्तनांक से इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2025 से जो 22-23 में हुआ था शायद, ठीक है ना, तो उस समय जो पूछा गया था अपवर्तनांक से, हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन डाल देता था अपवर्तनांक से। तो इसका मूड घूमेगा तो अपवर्तनांक से पूछेगा, ठीक है। तो अपवर्तनांक आप लोग एक बार कर लेना, देख लेना, जिसका आगे के शिफ्ट में होगा, आगे के दिन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जड़ एडवेंटेटियस रूट होती है, ठीक है। जड़ कब उपस्थनिक यानी कि एडवेंटेटियस रूट होती है? जब वो विकसित होते हैं। कहाँ से? ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, आप लोग को हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। अगर किसी प्लांट का जो नया प्लांट अगर जड़ यानी कि रेडिकल से छोड़ के यानी कि जड़ के अलावा किसी अन्य पार्ट से, जैसे कि तना हो गया, पत्तियां हो गया, ठीक है, तो इसके किसी भी पार्ट से अगर बनता है तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, उसको एडवेंटेटियस रूट कहा जाता है, ठीक है। और ये किस देखिए उसको कहा जाता है एडवेंटेटियस रूट, और वो कहाँ कहाँ से निकलता है? तो तना हो सकता है, पत्ती हो सकता है, ये वाला यहाँ पे आपका दे रखा है ऑप्शन में, तना, पत्ती और किसी अन्य भाग से भी हो सकता है, इसको बोला जाता है एडवेंटेटियस रूट, ठीक है। मनुष्य में श्वसन की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो आप लोग को पता होगा कि मनुष्य में जो श्वसन होता है वो इस तरह से, इंसान का दिमाग होता है तो यहाँ पे नीचे में एक इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, इसी को बोला जाता है मेडुला ऑब्लंगाटा, इसी से नियंत्रित किया जाता है श्वसन को। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाता है, दो पिंडों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि एफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम लोग को पता है एफ इक्वल टू दो बोला गया तो मास ऑफ पहला का, मास ऑफ दूसरा का, और डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर होता है। अब बोला गया है कि ये जो बीच की दूरी है उसी को दोगुना कर दिया जाता है। अगर इसको हम दोगुना कर देते हैं तो ये 2 दूगुनी 4 हो जाएगा। अगर ये 4 गुना से बढ़ रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये 4 गुना से फोर्स जो है इसका 4 गुना से कम हो जाएगा, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शरीर में शुक्राणु यानी कि स्पर्म, देखिए महिला शरीर के यानी कि एक फीमेल के शरीर के अंदर की बात किया गया है। महिला शरीर में शुक्राणु यानी कि स्पर्म कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? तो ये आमतौर पे 3 से 5 दिन देखा गया है, ठीक है, 3 से 5 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देख लो कि महिला शरीर के अंदर 3 से 5 दिन, 3 से लेकर के 5 दिन, और जो मेल के शरीर के अंदर में यानी कि पुरुष के खुद के शरीर के अंदर में कितना, तो 2.5 महीना तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। और अगर इसी को फ्रीजिंग में अगर फ्रीज करके रख दिया जाए तो ये अनियमित काल तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 5। पुरुष के अंदर में होता है 2.5 महीना तक, 2.5 मंथ तक, और अगर इसको हम लोग फ्रीज कर देंगे तो अनिश्चित काल तक जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान यानी जब श्वसन लेते हैं जो गैस जो ऑक्सीजन लिए वो ब्लड में गया और जो ब्लड के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो शरीर से बाहर निकल गया, ये जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है गैस का, वो कहाँ पे होता है? तो ये होता है एल्वोलाई में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्वोलाई में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में उपस्थित HCl का मुख्य कार्य क्या? तो देखिए ये क्या करता है ना, जो भी बैक्टीरिया होता है जीवाणु को नष्ट करता है और पेप्सिन को सक्रिय करता है। पहले पेप्सिनोजन रहता था प्रोटीन को पचाने के लिए, पेप्सिनोजन जब ये सक्रिय नहीं होता तो पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिनोजन कहलाता है, और जैसे ही सक्रिय हो जाता तो फिर ये पेप्सिन कहलाता है, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु को नष्ट करता है और पेप्सिन को सक्रिय करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ पे होता है? मानव शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो पेट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो इसका जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है ड्यूडेनम, इसको बोला जाता है, बीच वाला को बोला जाता है जेजेनम, और सबसे लास्ट वाला को बोला जाता है इलियम। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो ठीक है, सबसे पहले आप लोग याद रख लेना DJ, ठीक है, तो D से हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा D से ड्यूडेनम, J से जेजेनम, और एक बचेगा I, DJI याद रख लो, DJI, मैं DJ वाला हूँ, ठीक है, तो इस तरह से लिख लो DJI, तो ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। तो ये जो इलियम वाला भाग होता है सबसे लास्ट वाला भाग, वहीं पे विटामिन B12 का सबसे ज़्यादा अवशोषण किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलियम। अगला क्वेश्चन है, जड़ यानी कि रूट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो रूट के संबंध में आपको बताना सही कथन, नोड और इंटरनोड अनुपस्थित होते हैं,
हाँ बिल्कुल, नोड और इंटरनोड जो होता है ना वो होता है कहाँ पे, तना में। जैसे आप लोग ईख में यानी कि गन्ना में देखे होंगे या फिर बांस में देखे होंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है कुछ, ठीक है। तो ये जो होता है ना इसको बोला जाता है नोड, ठीक है, इसको बोला जाता है नोड। और ये दो नोड के बीच की जो दूरी होता है ये वाला, इसको बोला जाता है इंटरनोड, ठीक है। तो नोड और इंटरनोड कहाँ पे होता है, जड़ में नहीं तना में होता है। यहाँ पे बोला अनुपस्थित होता है तो ये सही है, ठीक है, अनुपस्थित होता है जड़ में। जड़े नेगेटिव फोटोट्रोपिक होता है, बिल्कुल जड़े नेगेटिव फोटोट्रोपिक होता है और पॉजिटिव जियोट्रोपिक होता है। ये भी क्वेश्चन, ये भी जो है ना कथन सही है। इपिडर्मिस में यूनिसेलुलर रूट हेयर होता है, बिल्कुल सही है, इपिडर्मिस में यूनिसेलुलर रूट हेयर होता है। यह भोजन का संग्रह भी करता है, हाँ बिल्कुल ये भोजन का संग्रह भी करता है। और आप लोग को कमेंट करके बताना कि कौन सा जड़ जो है जो भोजन का संग्रह करता है, ठीक है, ये आप बताएगा। और एक नहीं कई सारा है, आप लोग बताना कमेंट करके, ठीक है, जड़ का कौन सा एग्जाम्पल है ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी चारों हो जाएगा। तो 1 2 3 4 चारों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCOOH, ठीक है। और एसिडिक अम्ल का जो होता है वो होता है CH3COOH। ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल ये वाला। और किसके काटने से फॉर्मिक अम्ल निकलता है, किसके काटने से हमको जलन होता है और किस कारण होता है, फॉर्मिक अम्ल के कारण। ये भी कमेंट में बताओ कि किसके काटने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन बल जब 4 kg ब्लॉक पे 4 kg की कोई वस्तु है उसे 5 सेकंड तक लगाया जाता है तो अंतिम चाल क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा कि गति का पहला नियम V = U + AT होता है। AT के अनुसार फाइनल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन एक्सेलरेशन कहीं पे नहीं दिया गया। देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F = ma में से निकालेंगे। एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालने के लिए क्या होगा, तो F/m करना पड़ेगा। F मेरे पास दे रखा कितना 20 न्यूटन और A यानी कि माफ करना फोर्स दे रखा 20 न्यूटन और जो इसका मास दे रखा 4। तो इसके साथ 4 से काटेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो इनिशियल वेलोसिटी तो मेरा 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो खत्म हो गया। तो अब V बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, तो 80, V बराबर 80 हो जाएगा। अब एक एक्सेलरेशन का मान हमको दे रखा 5 और इंटू टाइम मेरे पास दे रखा कितना 5 सेकंड। तो 5 × 5 = 25 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को डैश बनाया जाता है। देखो अशुद्ध धातु जो को किस में बनाया जाता है, तो अशुद्ध एनोड में बनाया जाएगा, ठीक है। अशुद्ध ए से अशुद्ध, ए से एनोड, शुद्ध कैथोड, ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। तो इसको किस में बनाया जाएगा, एनोड में बनाया जाएगा। गर्भाशय से निकलने अंडाणु को गर्भाशय तक कौन पहुंचाता है, एकदम इजी क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टी के बाद कुल्ला करने की सलाह दी जाती है, क्यों। क्योंकि देखिए आप लोग पता है कि 5.5 pH जब अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का डीके शुरू हो जाता है, यानी कि उसका क्षरण शुरू हो जाता है, ठीक है। अब पेट में रहता है एसिडिक नेचर। अब जब पेट का चीज़ जब मुंह पे आएगा तो ये पूरा दांतों को भी एसिडिक कर देगा, यानी कि 5.5 से इसका जो pH गिरा देगा, जिस कारण से दांत सड़ने लगता है। इसी कारण से जैसे उल्टी होता है तो बोला जाता है कि तुरंत जाकर कुल्ला कर लो ताकि फिर से ये जो एसिडिक है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण से अम्ल प्रभाव से दांत बचाने के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तु नहीं देख पाता है। तो देखिए हम बताए थे कि आप लोग को कि जो भी दृष्टि दोष है, अगर दूरदृष्टि दोष रहा तो दूर की वस्तु को देख पाएगा, जिस दृष्टि दोष रहा उस वस्तु को देख पाता है। अगर निकट दृष्टि दोष रहा, ठीक है, तो निकट की वस्तु को देख पाएगा। अगर दूर दृष्टि रहा तो दूर दृष्टि दोष रहा तो दूर की वस्तु को देख पाएगा लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा। निकट दृष्टि दोष रहा तो निकट की वस्तु को देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बोला कि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तु को नहीं देख पाएगा। बिल्कुल दूर की वस्तु को देख पाएगा, पास की वस्तु को नहीं देख पाएगा, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा, नहीं, दूर की वस्तु को तो देख पाएगा, दोनों नहीं देख पाएगा तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, रंग कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। सोडियम की अभिक्रिया जब एथेनॉल के साथ करते हैं तो क्या बनता है, ये आपसे पूछा गया था। जब सोडियम की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ किया जाता है तो क्या बनता है। तो देखो सोडियम की अभिक्रिया जब एथेनॉल के साथ करते हैं तो सोडियम एथेनॉक्साइड, देखो इसको समझाना पड़ेगा समीकरण से, ठीक है। इसको समझिए, थोड़ा रिएक्शन समझते हैं। जब एथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराता है तो सोडियम क्या करेगा कि ये जो हाइड्रोजन इसको हटा देगा, ठीक है। हाइड्रोजन को हटा के ये खुद यहाँ पे घुस जाएगा, क्यों, क्योंकि सोडियम को जो रिएक्टिविटी होता है ये हाइड्रोजन से कहीं ज़्यादा होता है, जिस कारण से हटा के डिस्प्लेस कर देगा इसको और ये खुद यहाँ पे आ जाएगा और बन जाएगा क्या, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। ये हो जाता है सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं का निष्कासन कैसे किया जाता है। देखो जो मध्य होता है ना, इसको क्या किया जाता है, वो जो वर्जन वाला बताए थे, ऑक्सीकरण पहले इसको किया जाता है और फिर इसको रिडक्शन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसको ऑक्सीडेशन किया जाता है, फिर इसका रिडक्शन किया जाता है। ठीक है, और ये कौन सा, मध्यम वाला का। ठीक है, अब जो हाई रहेगा, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, उसको इलेक्ट्रोलाइटिस के द्वारा किया जाता है। तो दोनों याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि जी का मान होता है, तो आप लोग को पता होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये एकदम रट लो आप लोग। ठीक है, ये कभी भी कहीं भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एकल विस्थापन अभिक्रिया है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें एक बार डिस्प्लेस होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बार हो रहा है। कैसे, यहाँ पे एक बार सिल्वर के साथ हो रहा है, एक बार सोडियम के साथ हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। जिंक कॉपर के साथ, जिंक जो है कॉपर को हटा देता है और खुद यहाँ पे आ जाता है, यानी कि एक बार डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला एक बार डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, या तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नहीं ये माफ कीजिए, ये टूट रहा है ना। ठीक है, तो विघटन अभिक्रिया है। और यहाँ पे HCl, ये भी देखो, इसमें भी 2 बार हो रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसका B नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। तो भोजन का परिवहन करना होता है, जाइलम का जल का और खनिजों का परिवहन करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 प्रतिरोध दे रखा है श्रेणी क्रम में। ठीक है, सीरीज में दे रखा है, और आपको बताना है कि इसका समतुल्य इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो सबको जोड़ दो। ठीक है, तो 6, 4, 10 और 8, 18 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखने पे क्या होगा। तो जब वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे F1 पे रखा जाता है तो क्या होता है, तो क्या होगा कि वस्तु तो अनंत में, सबसे पहले बात, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत में बनेगा, क्योंकि F में रखा गया है, अनंत में बनेगा, यानी कि अनंत में बनेगा। ठीक है, वास्तविक होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और उल्टा होगा, ये सब लिखना। अनंत में बनेगा, वास्तविक होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा होगा। चलिए नेक्स्ट है, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाया जाता है तो बनने वाला सफेद अवक्षेप प्रेसिपिटेट क्या बनता है। तो बेरियम सल्फाइड बनता है, अभी हम बताए थे आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक STD है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो गोनोरिया है, सिफिलिस भी है, HIV भी है, सर्दी जुकाम नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पेरेन्काइमा उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, पेरेन्काइमा जो उत्तक होता है, इसके जो सेल होता है, सेल 2 सेल के बीच का जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसपे फूड स्टोर होता है। ठीक है, तो ये स्टोरिंग का काम करता है, भोजन संग्रह का कार्य करता है। ठीक है, कोलेनकाइमा क्या करता है, इसके बीच में भी स्टोर होता है, या माफ कीजिए, इसके बीच में भी स्पेस होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को देता है, पौधे में फ्लेक्सिबिलिटी को देता है। ठीक है, और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, ये क्या होता है, हार्डनेस को प्रदान करता है। घरेलू सिरका यानी कि विनेगर में एसिटिक अम्ल की मात्रा जो होता है, परसेंटेज जो कितना होता है, तो घरेलू की बात पूछा जाएगा तो ये 5% होता है। ठीक है, जब हम लोग विनेगर बनाते हैं तो हर चीज़ के लिए बनाते हैं। ठीक है, जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए, खाने के लिए बनाया जाता है, जब उसमें प्याज या कुछ और या फिर किसी चीज़ में मिला के बनाता है तो उसके लिए 5% रखते हैं हम लोग। ठीक है, एसिटिक अम्ल को, और अगर किसी और काम के लिए उसमें ज़्यादा कम किया जा सकता है, तो अभी घरेलू वाला में 5% होगा। चलिए नेक्स्ट, जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार सही कथन क्या है। तो धनात्मक आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं, बिल्कुल सही है। नाभिक, और यहाँ पूछा गया सही कथन ना, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, इलेक्ट्रॉन को घूमने के बात इसमें नहीं किया गया था। ठीक है, सारा धनावेश नाभिक में होता है, नाभिक के खोजे नहीं किया गया था तब उस समय। इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर पर घूमता, ऊर्जा स्तर का मॉडर्न पीरियडिक टेबल में दिया गया था बोर के द्वारा। तो ये सब तीनों तो हट जाएगा, एक ही हो गया यहाँ पे। एल्युमिनियम धातु को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम को शुद्ध करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया का यूज करते हैं। ठीक है, सर्चलाइट और वाहन के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। तो आपको पता होगा कि इसमें अवतल दर्पण का यूज किया, माफ करना, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये लाइट को एक जगह कंसंट्रेट करता है। आप जब देखेंगे टॉर्च में, ये जो टॉर्च है, टॉर्च क्या करता है, लाइट को एक जगह फोकस कर देता है। हेडलाइट जो हम लोग सड़क पे चलते हैं, तो क्या ये रहा सड़क, अभी यहाँ पे गाड़ी चल रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो लाइट होता है कहाँ पे जाता है, सड़क पे जाता है, ना कि इधर पूरा, इधर से इधर पूरा सब में नहीं फैला देता है, कहाँ पे एक जगह लाके रख देता है। ठीक है, और ये काम कौन करता है, अवतल दर्पण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 वाट और 220 वोल्ट और 100 वाट और 220 वोल्ट के 2 बल्ब समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, समानांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है, याद रखना, और श्रेणी क्रम में करंट सेम रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे समानांतरकरण यानी कि वोल्टेज सेम रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों को वोल्टेज को सेम कर दो, 220 दोनों ही वोल्टेज सेम है। अब वही ज़्यादा चमकेगा जिसके पास ज़्यादा पावर होगा, तो पावर किसके पास ज़्यादा है, तो पावर है 100 वाट के पास, तो ये वाला ज़्यादा चमकेगा, ठीक है, तो 100 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर क्या होता है, देखो अभी बताए थे कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हो जाता है, कैथोड पे धनायन हो जाता है, ठीक है, और एनोड पे ऋणायन हो जाएगा। गाइस, तो ये रहा आज का 70 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी बेसिस पे हम बना के लाए हैं इसको। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।